हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अतुल में। आज का हमारा टॉपिक है गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जब दो बराबर हिस्सों में हम विभाजित करते हैं तो ये पृथ्वी का आधा भाग हम गोले, ये पृथ्वी कैसा है, गोले के आकार का है, जिसको इंग्लिश में स्फीयर भी कहते हैं। तो गोले को जब हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो गोले का आधा भाग को हम गोलार्ध कह सकते हैं। तो गोलार्ध क्या होता है? तो गोलार्ध को इंग्लिश में हम हेमिस्फीयर कहते हैं। और गोलार्ध की परिभाषा ये है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये है विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा जब पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो उत्तरी खंड को, जो ये उत्तरी इसका खंड है, ये इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जबकि इसका जो दक्षिणी खंड है, ये दक्षिणी खंड, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी खंड को। ये गोलार्ध को हम पूरे मिला के चार भागों में गोलार्ध को बांटा जाता है। ये गोलार्ध क्या क्या है? तो ये है पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और अंतिम पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव का जो ये भाग है ये उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर 0 डिग्री, जो विषुवत रेखा का जो 0 डिग्री अक्षांश ये रेखा है, यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक का जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसको हम अन्य में बोल सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध का परिभाषा यहाँ पे हम लिख देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध का भी हम लिख देते हैं ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। आप से कभी भी अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको इतना पता होना चाहिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसी तरह से जैसे हमने अभी इसको गोले के आधा भाग, जिस गोलार्ध जिसको कहते हैं, गोलार्ध को अभी हम लोग विषुवत रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, इसके बाद ये दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट देती है। किन किन भागों में? तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। उसी तरह पृथ्वी को बीच से लंबवत रूप से ये रेखा जो है, काल्पनिक रेखा, देशांतर रेखा भी दो बराबर हिस्सों में इसको बांटती है। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा इसका पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध के नाम से हम जानते हैं इसको, पश्चिमी गोलार्ध इसको कहा जाता है। तो इसमें भी ये कह सकते हैं। और ये जो होता है देशांतर रेखा, 0 डिग्री से लेके ये 180 इधर देशांतर होता है। कुल देशांतरों की संख्या 180 इधर होती है पश्चिम की तरफ, और 180 कुल देशांतर की संख्या पूरब की तरफ होती है। उसी तरह ये जो अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव तक ये अक्षांश की संख्या करीब 90 होती है और दक्षिण में 90 होती है, और एक होता है भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 90 + 90 + 1, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 अक्षांश हो गया टोटल। वहीं यहाँ पे हम देशांतर को देख रहे हैं। देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर पूरे मिला के 180 देशांतर इधर हो गए और 180 इधर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से महादेश हैं जो किस किस गोलार्ध में अवस्थित हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम अपना भारत का ही बात करते हैं, तो भारत को आप देखते होंगे कि भारत का अवस्थिति ऐसा करके लिखा होगा कि भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो भारत कहाँ पे है, उत्तर गोलार्ध में है। उत्तर में भी कहाँ पे है, तो पूरब में है। तो ये देखिए, मानते हैं ये हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम खींच देते हैं, तो ये क्या है, सबसे पहले तो हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, उसमें भी पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे। तो भारत की अवस्थिति यहीं इसी क्षेत्र में करती है। और ये 23.5 डिग्री जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आज हम कुछ अलग विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में कौन कौन से महादेश आ जाते हैं। पूर्वी गोलार्ध में हमारे कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो एशिया का बहुत सारा कंट्री आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। उसी तरह यूरोप का बहुत सारा भाग पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। उसके बाद ओशिनिया का भी कुछ भाग आ जाएगा। उसके बाद अफ्रीका भी है, सो आपका आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध के क्षेत्र में। वहीं अगर ओशियन की बात करें, ओशियन में कौन कौन सा महासागर, ओशियन को हिंदी में महासागर कहा जाता है। तो महासागर में बात करें तो पैसिफिक जो ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का जो हो गया पश्चिमी क्षेत्र, पैसिफिक ओशियन का जो पश्चिमी भाग है, बहुत बड़ा भाग, पश्चिमी भाग, वो आपका पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। जबकि इंडियन ओशियन, जो कि भारत पहला एक ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, हिंद महासागर, तो वो है इंडियन ओशियन, जो भी ये पूर्वी गोलार्ध के भाग में आ जाएगा। वहीं पश्चिमी गोलार्ध में कौन कौन से महादेश आ जाएंगे, पश्चिमी गोलार्ध में आ जाएगा सबसे पहले तो ग्रीनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आएगा, जिसको उत्तरी अमेरिका भी कहते हैं। और दूसरा आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये सारा हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध में। हम एक मैप की सहायता से आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास है विश्व का मैप। ये पॉलिटिकल मैप है, नहीं सॉरी, ये फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल में क्या होता है कि कंट्री वाइज उसका जो बाउंड्री एरिया है उसको डिनोट किया रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है विश्व का मैप। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम खींचते हैं। सेम उसी तरह हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को भी हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, ये जो है सबसे पहले ये पृथ्वी, हम मानते हैं कि पृथ्वी को यहाँ पे मैप के रूप में देख रहे हैं, ये गोलाकार रूप में नहीं है। हम इसको पढ़ने के लिए हम लोग इस मैप का सहायता ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की 90 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध आता है। उत्तरी गोलार्ध में ये है, ये उत्तरी पूरा गोलार्ध, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी अब देशांतर रेखा के थ्रू जाते हैं कि पूर्वी गोलार्ध कौन है। तो ये वाला पूरा भाग हमारा पूर्वी गोलार्ध है, जबकि ये पूरा भाग पश्चिमी गोलार्ध है। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया था कि पूर्वी गोलार्ध में आपके कौन कौन से देश आएंगे, तो एशिया महादेश आ जाएगा, ये एशिया महादेश है, ठीक है। ये आपका यूरोपियन कंट्री सब है। अफ्रीका का देखिए, बहुत बड़ा भाग अफ्रीका का आपका इसी में आ जाता है। जबकि अगर ओशियन की बात करेंगे तो ओशियन में देखिए, ये आपका ये आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर इसको हिंदी में कहते हैं। पश्चिमी ये जो है प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र लगभग आपका पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है। अब उसके बाद देखिए, ये ओशिनिया का भी भाग, ओशिनिया जिसको इसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे
कंट्री के ओशिनिया इसको मूलतः सम्मिलित रूप में बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक बड़ा कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसको ओशिनिया बोला जाता है ज्योग्राफिकल टर्म में। तो ये देखिए अफ्रीका का भी एक बड़ा पार्ट आ जाता है। अब हम पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में देखिए कौन कौन से देश आ जाते हैं। ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। अब ओशियन का बात करेंगे तो देखिए ये एस की आकृति वाला जो ये हमारा, अब सॉरी इसमें मैंने ये पूर्वी गोलार्ध में एक चीज़ ओशियन के बारे में नहीं बताया, ये मैंने पैसिफिक ओशियन के बारे में तो बता दिया कि पैसिफिक ओशियन का ये पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है पूर्वी गोलार्ध में, जबकि ये देखिए ये है इंडियन ओशियन, ठीक है, ये हिंद महासागर है, ये भी हमारा कहाँ आ जाता है, ये हमारा आ जाता है पूर्वी गोलार्ध में। पश्चिमी गोलार्ध में देखिए दो ओशियन आएंगे, ये है प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग और ये है अटलांटिक महासागर, ये दोनों आ जाएंगे हमारे किसमें, ये आ जाएंगे पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में देखिए कौन कौन से देश आएंगे उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए एक क्वेश्चन आगे बनता है, अगर इस चीज़ को आप आसानी से समझने का कोशिश कीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में देखिए कौन कौन से देश आ जाते हैं। लगभग अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरी आ जाता है, साउथ अमेरिका का भी कुछ भाग जाता है, उसी तरह अफ्रीका का भी देखिए साउथ का भाग, जो दक्षिण का कुछ क्षेत्र को हटा देंगे तो लगभग पूरा एरिया अफ्रीका का आ जाता है आपका किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप पूरी तरह से आ जाता है, एशिया भी लगभग पूरी तरह से आ जाता है। एशिया का जो इंडोनेशिया वाला ये जो पार्ट बचता है, यही बस आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सा भाग आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में केवल ये हमारा साउथ अमेरिका का है, सो लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र साउथ अमेरिका का आ जाएगा, अफ्रीका का दक्षिण का कुछ भाग आएगा और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का भी कंट्री सब आ जाएगा, ये सब हमारा आ जाएगा ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आगे बन जाता है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको पानी, वाटर बॉडीज से भी ज़्यादा हमको कहाँ पे, यहाँ पे स्थलीय भाग दिखाई देता है। लाइक आप देख सकते हैं मैप में, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, ये सब स्थलीय बहुत बड़ा भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। वहीं दक्षिणी जो गोलार्ध होता है उसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। जलीय गोलार्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है अंटार्कटिका ये एक तरह से बर्फ़ है, वहाँ पे सामान्य लोगों के जीने लायक वहाँ पे किसी भी तरह का चीज़ नहीं है कि एक सामान्य जीवन लोग जी सकते हैं, तो वहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। अब देखिए स्थल का भी बहुत ही कम क्षेत्र पाया जाता है, लगभग ये सब जो देख रहे हैं ये सब पानी है, पूरा है सो महासागर का ये भाग है, ये पूरा महासागर है। बाकी ये जो क्षेत्र बच गया ये आपका ये एक तरह से बोल सकते हैं आइस के रूप में ये सब है। यहाँ पे बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर जल संसाधन में ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसको मैंने रिटन में लिख दिया है कि देखिए पृथ्वी के स्थल का अधिकांश हिस्सा हमें उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है, यही कारण है कि इसे स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कि जल का अधिकांश भाग के उपस्थिति के कारण इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और गोलार्ध और से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट हैं मैंने इसमें पूरी तरह से चर्चा किया है, तो आप इसे 1 से 2 बार देख के आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। पृथ्वी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।